नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलते देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। प्रतिभावान थे, क्षमतावान थे, परिश्रम करते थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। परीक्षाएं देते थे, हर बार परीक्षाओं में बैठते थे, लेकिन वो सोचते थे कि आखिर क्या होता है कि हम इतनी मेहनत भी करते हैं। ये इसलिए होता था कि उनकी जो मेहनत थी, उनका जो परिश्रम था, उनकी जो पढ़ाई थी, वो नकल की भेंट चढ़ जाती थी। वो किसी न किसी रूप में उनके साथ छल हो जाता था, धोखा हो जाता था। भाइयों बहनों, हमने इसके लिए सख्त कदम उठाए और उसका परिणाम हुआ कि आज हमारे ऐसे युवा नौजवान बहुत सारे मुझे मिले हैं, आप लोगों को मिले होंगे। ये नकल अध्यादेश लागू होने के बाद अब एक परीक्षा में जो पास हो रहा है, चार परीक्षाओं में पास हो रहे हैं। चंद्रशेखर बुढ़ाकोटी जी बैठे हैं वहां, गर्दन हिला रहे हैं, ये भी लिखते रहते हैं। तो बहुत सारे हमारे नौजवान युवाओं को आज मौका मिल रहा है, उनका हौसला बढ़ा है, उनका मनोबल बढ़ा है कि आप परीक्षा देंगे, अब हम मेहनत करेंगे, प्रतिभा और क्षमता होगी तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हमने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है। अब आप किसी नकल के कारण से नहीं, किसी भाई भतीजावाद के कारण से नहीं, कोई पक्ष और विपक्ष के कारण से नहीं। अब अगर अब किसी का सिलेक्शन होगा तो केवल और केवल उसका मानक होगा योग्यता। हमने तय कर दिया भाइयों बहनों, और इस पर हमने बड़े स्तर पर कार्रवाई भी की। आज लोक सेवा आयोग भी पूरी पारदर्शिता के साथ सारी भर्तियों को संपन्न करवा रहा है। लगातार जो भर्तियों के कैलेंडर थे, जो जारी हुए थे, उन कैलेंडर के अनुरूप लगातार काम हो रहा है। हम युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के भी अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड की मातृशक्ति को भी उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं, उनके उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। लगातार हम मातृशक्ति के बड़े बड़े महोत्सव इसी दिशा में आयोजित कर रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें भी आज सशक्तिकरण उनका हो, हर प्रकार से वो सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, लखपति दीदी बने और राज्य के विकास में अपना योगदान दें। इसके लिए हम निरंतरता से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये हम राज्य में स्पोर्ट्स कल्चर को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए जहां एक और नई खेल नीति लाई गई है, वहीं नौकरियों में खेल कोटा भी पुनः प्रारंभ किया गया है। सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने का भी प्रावधान करने जा रही है। इस वर्ष राज्य के अंदर हमें नेशनल गेम्स की मेजबानी का अवसर मिला है, जो 2024 में ही प्रस्तावित है। और इसको सफल बनाने के लिए भी हम लोग सभी लोग मिलकर इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की पूरी तरह से इसमें लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। पिछले दिनों उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में भाजपा ने 75% वोट लेकर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भाजपा ने बैठक के दौरान जो अन्य योजनाएं बनाई है, उन्हें पार्टी स्तर पर धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। अब वहीं भाजपा गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की निचले इकाई बूथ स्तर को सुदृढ़, सशक्त और समर्थ बनाने का प्रयास रहेगा। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमारे सबसे नीचे के स्तर की इकाई है, बूथ इकाई, उसको सुदृढ़, सशक्त, समर्थ बनाने का हमारा पहला प्रयास रहेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान ये तय किया है और इसके तहत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, सभी एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अधिक मत प्राप्त कर सकती है, उस गांव की, उस बूथ के लोगों की क्या क्या समस्या है, उनको दूर करने का प्रयास होगा। और इस तरह से हमारे 11,729 बूथ, इन सभी पर हम फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रवास करने की योजना बनाई।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे नेताओं की दावेदारियां सामने आ रही हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्टी में टिकट सर्वे के आधार पर दिया जाता है, जिसका निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। देशराज कर्णवाल ने कहा है कि आज पार्टी ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसका वो निर्वहन कर रहे हैं। पार्टी जब टिकट देती है तो ना तो प्रणव जी को पूछा उन्होंने कि तुम्हें टिकट देंगे, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। मेरी पत्नी को भी टिकट देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो पार्टी कभी नहीं पूछती, उचित जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं उनको स्वयं पार्टी आगे बढ़ाने का काम करती है और आगे लाने का काम करती है। यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट होता है वो सर्वे के आधार पर पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी देती है वो उसको निभाता है, सहर्ष निभाता है। कोई भी जिम्मेदारी पार्टी मुझे किसी भी तरह की देगी, मैं आज पार्टी में उपाध्यक्ष के नाते आज यहाँ पार्टी कार्यालय पर बैठकर जन समस्या सुन रहा हूँ। 2 दिन बैठता हूँ पार्टी कार्यालय पर, तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको निभाऊंगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने कार्यक्रम में जाने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस की ओर से राम मंदिर में कार्यक्रम को बीजेपी की ओर से आरएसएस का इवेंट बताकर इन नेताओं के न जाने के फैसले को सही ठहराया गया है। तो वहीं भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी देश के संत समाज के साथ है और जब सनातन में सर्वोच्च पद पर आसीन जो है चारों पीठों के शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत धर्म सम्मत नहीं हो रही है और शंकराचार्यों की धर्माचार्यों की जो है शंकाओं का समाधान करने की जिम्मेदारी जो है सत्ता पक्ष पे थी, वो जो है अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है और धर्म विरोध कार्य कर रही है। तो हम जो है शंकराचार्यों का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी शंकराचार्यों का जो भी आदेश होगा, धर्माचार्यों का जो भी आदेश होगा और जो शास्त्र सम्मत कार्य होगा, निश्चित तौर पर सदैव उसके साथ खड़ी रही है। निश्चित रूप से 22 तारीख का दिन हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन और गौरवमय दिन होने वाला है, क्योंकि 550 साल बाद भगवान राम अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक पल के हर कोई गवाह बनना चाहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा, सोनिया गांधी द्वारा, खड़गे जी द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अस्वीकार किया गया है, तो यह पहले से ही तय था कि कांग्रेस ने, जिसने हमेशा भगवान राम को काल्पनिक कहा, जिसने भगवान राम के मंदिर निर्माण के लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा उसका विरोध किया गया और अनेकों सनातन विरोधी कई करतूतें कांग्रेस के द्वारा की गई हैं, तो निश्चित है कि कांग्रेस के लोगों को सिर्फ पहले ये दिखाना था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये तय था कि उनको नहीं जाना था। क्यों? गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जारी। इसी को लेकर इस बार उत्तराखंड की झांकी विकसित उत्तराखंड की थीम पर तैयार की जा रही है। बता दें कि 23 से 31 जनवरी तक लाल किले पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इसको लेकर कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यहां आए दिन तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या आप इसी को विकसित उत्तराखंड मानते हैं कि रोज हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, लूट की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं? क्या विकसित उत्तराखंड दिखा रहे हैं? कल रुड़की में सरेआम बाल्टी से पीट कर एक नवयुवक की हत्या कर दी गई है। आपके सामने की बात है, आप ही का मीडिया दिखा रहा है। महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है कि इसमें विकसित दिखा रहे हैं, ये देखते हैं सरकार अपने स्तर से दिखा रही है, कितना उसको दिखा पाएगी, कितना कर पाएगी,
लेकिन सरकार को इन घटनाओं में भी रोक लगाना चाहिए जो रोज घटनाएं घटित हो रही है। रुद्रपुर में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के बाहर साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही स्थानीय स्तर पर हो रही दवाइयों की खरीदारी पर भी अनियमितताएं पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में कारगी चौक मुस्लिम बस्ती में मुस्लिम समुदायों का पिछले कई सालों से कब्रिस्तान की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। इनका कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन पर ही अवैध रूप से सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है। तो वहीं यूकेडी के नेता अनुपम खत्री ने कहा है कि ग्रामवासियों का सिर्फ ये कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन उनको मिल जाए और बाकी जो जमीन बची है उस पर सरकार सड़क बना ले। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। देहरादून के कारगी ग्रांड के मुस्लिम बस्ती में पिछले कई सालों से एक मुद्दा तूल पकड़ते जा रहा है। यह मुद्दा है कब्रिस्तान की जमीन को लेकर। साथ ही साथ एक अन्य मुद्दा नया खड़ा हुआ जो पानी की टंकी के निर्माण को लेकर किया जा रहा है। इसी को देखते हुए यहाँ लगातार देहरादून के कारगी ग्राम के वासी कई बार एमडीडीए का घेराव भी उन्होंने किया और साथ ही साथ एमडीडीए के घेराव करने के बाद इनको जब वहां पर सफलता नहीं मिली तो ये इस केस को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट से भी केस का फैसला आ गया और आज हम यहीं पर खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सड़क बन रहा है, सड़क का निर्माण किया जा रहा है, सड़क गाड़ी भी आ चुकी है। इनका कहना स्पष्ट रूप से यहाँ के वासियों का कहना है कि यहाँ पर आदेश आने के बाद काम पर स्टे लगा दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक स्टे नहीं किया गया है, काम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी को लेकर प्रदेश वासियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ देख सकते हैं कितनी तादाद में, कितनी संख्या में यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर के ग्रामीण वासी हैं, जो कारगी चौक के वासी हैं, मुस्लिम बस्ती के लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो अवैध रूप से किया जा रहा है। आइए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी, कि क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद इस्लाम। क्या प्रमुख मुद्दा है, किन मांग को लेकर आप लोग कोर्ट भी पहुंचे, एमडीडीए का भी घेराव किया और क्या हुआ इसके बाद? ये हमें शासन आदेश से 1.5 हेक्टेयर भूमि हमें मिली थी। कब्रिस्तान चल रहा हमारा 2009 से। तो जब ये रास्ता बनाने अब आए 2020 में, तो हमने इनको मना कर दिया यहाँ के लिए। मना करने के बाद इन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी, मार पिटाई भी हुई यहाँ पर, करे हमारे गाँव वालों के, हाथ भी टूटा हमारे एक बच्चे का, बहुत मार पिटाई करी इन लोगों ने। उसके बाद हम कोर्ट में गए तो शासन आदेश में खतौनी में सब में चढ़ा हुआ है। इन्होंने मांग करी 2021 में मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी एमडीडीए के जमीन से इनको रास्ता देने की, लेकिन एमडीडीए की जमीन को एमडीडीए ना अपनी जमीन में कुछ देने के, हमारे कब्रिस्तान में कुछ दे रहा है इनको जमीन। हमारी 1.5 हेक्टेयर भूमि में करीब 9 बीघा जमीन, ये लोग उसमें हड़पना चाह रहे रास्ते में। हम फिर कोर्ट में गए तो कोर्ट में हमारा ये लोग कहते थे कि यहाँ कब्रिस्तान रिकॉर्ड में नहीं है। अब रिकॉर्ड में जब कोर्ट में पाया गया तो हमारे सिविल कोर्ट ने कब्रिस्तान माना और फिर हम हाई कोर्ट गए स्टे के लिए। हाई कोर्ट ने हमें स्टे ना दे के हमें इसमें 15 दिन के अंदर डिमार्केशन का ऑर्डर कर दिया, इसमें 15 दिन के अंदर। और ये जैसे आया, पहले भी इन लोगों ने इसी तरह काम करा, पुलिस इनका साथ दे रही, पुलिस आती है काम लगवा देती है। कल भी पूरे दिन यहाँ, परसों भी चीता वाले खड़े होकर उन्होंने काम लगवाया। हम थाने में भी देखा है, रिसीव करवा के एसएसपी के यहाँ भी रिसीव करा गए और सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ भी गए थे, उन्होंने एसओ के लिए करा था। तो एसओ साहब को हमने पहले भी बात हुई थी, एसओ साहब ने बुला के मना कर दिया कि जब तक कोई आदेश कोर्ट से नहीं आता आप काम नहीं लगाओगे। एसएसआई को भी बोला था उन्होंने, चीता वालों को बोल दिया था, लेकिन अब चीता वाले यहाँ बैठकर दिन भर काम करा रहे। एसओ साहब से हम परसों गए थे, बात हुई थी फोन पे, अब्दुल रहमान ने करी थी। एसओ साहब नहीं थे, वो कहीं बिजी थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बात करी थी हमारे साथ कि एसएसआई से मिलो और काम बंद हो जाएगा, लेकिन काम बंद नहीं हुआ। और लगातार ये मुद्दा है, यहाँ पर आप भी प्रदर्शनकारी में आप भी शामिल हैं, तो क्या अब मांग है कि यहाँ पर चीता वाले आते, अब क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है जबकि कोर्ट से आदेश भी आ गया है? आदेश आए हैं डिमार्केशन को लेकर के, डिमार्केशन का ये लोग इंतजार नहीं कर रहे। भूमाफिया और थाना पटेल नगर की शे पर यहाँ पर ये काम हो रहा है। आप मौके पर डंपर भी देख सकते हैं, जो हमने भी रोक लगाई है और हम अपनी आवाज उठा रहे हैं कि 15 दिन का हमें टाइम दिया गया है डिमार्केशन को लेकर के, और डिमार्केशन जब तक नहीं होती ये लोग काम नहीं लगा सकते और ये लोग अवैध काम लगा रहे हैं। और आपका इसमें क्या कुछ मांग है यहाँ पर? हमारी मांग यही है कि जब तक डिमार्केशन ना हो,
तब तक ये काम ना करें। ज़्यादा टाइम नहीं है, हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका जिसमें इनके वकील लगे हुए हैं, वकील एमडीडीए का भी है, सचिवालय वालों का भी है। जब एमडीडीए का ऑर्डर हो चुका है, जब ऑर्डर हो चुका है डिमार्केशन के लिए, तो तब तक के लिए इंतजार करी जाए। अगर आपका है तो आपको, हमारा है तो हमें, कोई उसमें कोई ये नहीं है कि हम उसमें वो कर रहे हैं। ये है कि कब्रिस्तान हमारा पूरा कर दिया जाए। 1.5 हेक्टेयर हमारा हाईकोर्ट ने माना है, हाईकोर्ट ने ही डायरेक्शन दी है डिमार्केशन करने की, और ये जबरदस्ती कर रहे, रात दिन करके ये सोच रहे कि डिमार्केशन से पहले हम पक्का कर लें। पक्का करने के चक्कर में लगे हुए लोग, पूरी रात डंपर लगा रखे लोगों ने, जेसीबी लगा रखे पूरी रात। तो हम यही कहते हैं मुख्यमंत्री जी से भी यही है, और डीएम साहब से भी, और एसओ साहब से थाने से भी, कि फिलहाल इसमें हमारी मदद करी जाए। हमें कोई मदद नहीं मिल रही पुलिस से भी, पुलिस वाले खुद खड़े होकर यहाँ काम लगवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से स्पष्ट रूप से कारगी ग्राम के वासियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि डिमार्केशन के बावजूद भी यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य जारी है, सुचारू रूप से लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एसएसपी में भी इन्होंने आवेदन दे दिया है, साथ ही साथ डीएम से भी इन्होंने बात कर ली है। तो अब देखना यह है कि डिमार्केशन के बाद जो सड़क निर्माण का काम चल रहा है, प्रशासन कितनी जल्दी इस पर रोक लगाती है या क्या फैसला लेती है, यह तो प्रशासन ही जाने। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। मुझे तो लगता है या तो एमडीडीए पैदा करवा रही है खुद, क्योंकि एमडीडीए ने एक तरफ तो टेंडर कर दिया, दूसरी तरफ एमडीडीए ये बताने को तैयार नहीं कि सड़क उसने कितनी चौड़ी पास करी। भाई ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का अधिकार है, वो सवाल कर सकती है, आपको जवाब देना है। आप राजस्व से, आप पब्लिक का पैसा है, पैसे से, टैक्स पे के पैसे से आप तनख्वाहें ले रहे हैं, आपका दायित्व बनता है हमें जवाब देना। अब यहाँ पे रोड डरवादी, पीछे कॉलोनी बनी हुई है, वो कॉलोनी कैसे पास हुई, क्या नहीं हुआ, रोड का टेंडर पास कर दिया, पहले बोला नहीं करेंगे फिर कर दिया। अब यहाँ पे ना कोई एई आता है ना जेई आता है। इन स्थानियों को कभी वो ठेकेदार का मुंशी कहता है पुलिस करवा रही है, कभी कह देता है एमडीडीए का आदेश आ गया है, आदेश मांगो तो कोई मिलता नहीं। अब आज यहाँ पे आप देखिए सिपाही भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, सब लोग आ गए हैं। ये लोग सुबह से, पिछले 2 साल से ये माथापच्ची चल रही है, 4-5 साल से स्थानीय लोग इसमें लगातार प्रयास रहते हैं। न एमडीडीए इस जमीन को नापने को तैयार है, न नगर निगम नापने को तैयार है। ये 546 का रकबा क्या कोई तिलिस्मी हो गया है, कोई यक्ष बन गया है जिसे नापा नहीं जा सकता? भाई आप यहाँ आइए, मौके पे नापिए, 19 बीघा कब्रिस्तान का अलग कीजिए। देहरादून में ई रिक्शा पर संकट गहराते जा रहा है। ई रिक्शा को चलाने के लिए एक रूट तैयार किया गया है, जो रूट गली से होते हुए गुजरती है। वहीं मुख्य मार्ग पर ई रिक्शा चलने पर भारी भरकम चालान वसूला जाता है। चालान के दर से ई रिक्शा चालक अपनी रिक्शा को गली गली से ही चलाते हैं, लेकिन ई रिक्शा चालकों को कहना है कि गली मोहल्ले में चलने से उन्हें सवारी नहीं मिलती। वहीं रिक्शा चालकों के साथ चक्रात से विधायक प्रीतम सिंह ने पूर्व विधायक राजकुमार के साथ मिलकर देहरादून जिलाधिकारियों के ऑफिस का घेराव किया है, जहां उन्होंने रिक्शा चालकों की समस्या के संदर्भ में एक पत्र भी जिलाधिकारी को सौंपा है। वजह है, यही तो कारण है कि आज तमाम ही रिक्शा चालक जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि आरटीओ द्वारा पहले रूट निर्धारित किया जाना चाहिए था कि इस रूट पर ई रिक्शा चलेंगे और इतना ई रिक्शा चलेंगे, तदनुसार जो है कार्रवाई करते। लेकिन रोड टैक्स ले लिया, उस समय ये नहीं देखा कि कितने ई रिक्शा चालकों से हम रोड टैक्स ले रहे हैं, कितने ई रिक्शा चलेंगे, किस रूट पर चलेंगे, इसका संज्ञान नहीं लिया गया। ये मेरे को ज्ञापन दिया गया है परिवहन सचिव के लिए, जिसमें जो ई रिक्शा का रूट है जो डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है इंटरनल रोड्स पे जाना है और जो मेन रोड पे नहीं आना है, उसी से रिलेटेड ये ज्ञापन दिया गया है और मेरे द्वारा ये परिवहन सचिव के लिए भेजा जा रहा है। मैं इसको प्रेषित कर दूंगी। रिक्शा चलाने में बहुत दिक्कत करी जा रही है सर, कहीं भी जा रहे हैं सर चलाने हो रही है, प्रिंग चौक पे, सहारनपुर चौक पे। अभी भी ये लड़के लोग आए हैं, कईयों का घंटाघर पे चलान कर दिया, कईयों का प्रिंग चौक पे कर दिया, कईयों का सहारनपुर चौक पे कर दिया, सीज कर दी गाड़ी। ये सरासर तानाशाही चल रही है सर सरकार की। पहले रोजगार दे दिया, उसके बाद रोजगार छीनने की बात कर रहे हैं यहाँ। अब रोड टैक्स देने के बाद हमें कह रहे रोड पे ना हो कोई, अब कह रहे 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चलाओ। कैसे चलेगी गाड़ी आप बताओ? चलेगी नहीं 8 से 8 बजे तक, रात को थोड़ी चलाएंगे गाड़ी। देहरादून में बीते दिनों ई रिक्शा संचालकों ने ई रिक्शा के लिए अलग ने जारी लाइसेंस को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि रिक्शा के लिए जो अलग से लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं उनको हटाया जाए और चौपाइया वाहनों के लाइसेंस को जारी किया जाए। वहीं इस पर आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ई रिक्शा संचालकों के लिए जो गाइडलाइन जारी करी गई है
वो फॉलो की जा रही है। साथ ही क्या कुछ कहा है, सुनिए। गवर्नमेंट ने जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है कि जिन लोगों को भी ई रिक्शा चलाना है उन्हें ई रिक्शा का अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ई रिक्शा का संचालन मुख्य सड़क पर होता है या अन्य सड़कों पर होता है तो उसका इंश्योरेंस की वैलिडिटी भी तभी है जबकि प्रॉपर उसके पास लाइसेंस हो। और इसके अलावा जहाँ तक ई रिक्शा के संचालन का सवाल है तो ई रिक्शा के संचालन में वैसे ही हम लोग छूट देते हैं, क्योंकि कोई भी कॉमर्शियल अगर वाहन चल रहा है तो नॉर्मल ई रिक्शा ई वाहन चल रहा है तो उसको 20% की टैक्स में ऑलरेडी सरकार ने छूट दे रखी है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।